साथियों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है इस चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं। प्रैक्टिस आप उसमें क्वेश्चंस की कर रहे हो साथियों, और हर क्वेश्चन की मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं कि उसकी व्याख्या भी नीचे आप लोगों को दी हुई होती है साथियों। तो आज हम लोग जो है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, आज हम यहाँ पर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र यानी कि हिंदी साहित्य में जो काव्य शास्त्र वाला पोर्शन होता है, आज उसकी श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों। करीबन काव्य शास्त्र से संबंधित जो है 5,000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो साथियों, जिसको भी ये वीडियो मिले, जो भी इसको देखे, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथियों, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास की इतनी बढ़िया सीरीज मैंने चला रखी है, आप प्लीज चैनल से जुड़ के उन वीडियो को देखें, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वैसे ही क्वेश्चन है, ताकि आप जो है बढ़िया तरीके से हर प्रकार के टॉपिक को क्लियर कर सकें। कैसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन की क्या एक्सप्लेनेशन होती है, क्या व्याख्या होती है, सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ साथियों। बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, जो हिंदी का काव्य शास्त्र है, आज वो मैं शुरू कर रहा हूं, और ये श्रृंखला आप लोगों को निश्चित रूप से जो है चलती रहेगी साथियों। ये वीडियो आपको इवनिंग में मिलेगा, और हिंदी साहित्य के इतिहास जो आदिकाल अभी चल रहा है उसका वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगा साथियों। तो काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो आपको इवनिंग में, और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो आपको मॉर्निंग में। ठीक है साथियों, तो देखिएगा। पहला यहाँ पर है काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष और शब्द शक्ति, प्रमुख सिद्धांत। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। करीबन ये 4 से 5 हजार क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बन जाएंगे। वैसे तो 500 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं। इस हिसाब से आप मान के चलिए 5,000 क्वेश्चन के आसपास इसमें हो जाते हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज, और ईश्वर से कामना करते हैं कि इन क्वेश्चन से आप लोगों के क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिल जाए साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था साथियों? तो ऑप्शन सी राइट होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के महान साहित्यकार, महावीर प्रसाद द्विवेदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो महान साहित्यकार और महान पत्रकार और युग प्रवर्तक रहे हैं साथियों। इनका जन्म, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था साथियों। तो साथियों, ये चीज आप लोगों के लिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ, तथा निधन इनका दिसंबर 1938 में हो गया था साथियों। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का इन्होंने संपादन किया था। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, द्विवेदी युग, 1900 से 1918 के नाम से जाना जाता है। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जो द्विवेदी युग है, जो 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा, ये इन्हीं के नाम पर ये युग रखा गया है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है साथियों। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है साथियों। आगे बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद। साथियों, ऑप्शन में जितने भी चार जो दिए गए हैं, एक तो राइट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तीन ऑप्शन और भी बचते हैं, उनकी भी डिटेल कुछ ना कुछ यहाँ पर दी हुई होती है। ये सबसे बढ़िया बात होती है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही क्या माना है?
कविता माना है साथियों। तो जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को क्या माना है? कविता माना है। महादेवी वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, ऐसा महादेवी वर्मा के द्वारा कहा गया है। तो मित्रों, आप लोग बस पढ़ते रहिए, जान डालते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बस इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आप डिटेल पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, आपके जीवन को सार्थक ये क्वेश्चन कर देंगे मित्रों। चलिए पढ़ते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न। इतने जबरदस्त प्रश्न है मित्रों कि निश्चित रूप से आपको आपकी सफलता में ये अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी जरूर निभाएंगे। तो मित्रों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्री तुंग श्रृंग, साथियों देखा ना, वीर वाली बात आ रही है, जोश वाली बात आ रही है, तो इसमें ओज गुण आता है। जहां पर भी जोश वाली बात आती है, वहां पर जो गुण होता है वो ओज गुण होता है। साथियों एक बार मैं फिर बता देता हूं, हम लोग क्या पढ़ेंगे इन प्रश्नों में? काव्य का स्वरूप, उसके लक्षण, उसके गुण, दोष। हम लोग यहाँ पर काव्य का स्वरूप और उसके लक्षण पढ़ेंगे, गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे, शब्द सत्य के बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इनसे संबंधित ही क्वेश्चन इनके अंदर आएंगे। करीबन 5000 क्वेश्चनों की श्रृंखला है साथियों। बस आप पढ़ते रहिए और अपने जीवन के सफलता की सीढ़ी पर इन क्वेश्चनों के माध्यम से चढ़ते रहिए। चलिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियों में ओज गुण है साथियों। कौन सा गुण है? ओज गुण है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से वीर रस का प्रेरणादायक गीत माना जाता है। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां ली गई है वो जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से उसके वीर रस का प्रेरणादायक गीत इसको माना जाता है। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है चंद्रगुप्त, वहां से इन पंक्तियों को लिया गया है, और ये चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से लिया गया है। ये एक वीर रस का प्रेरणादायक गीत माना जाता है। अब ओज गुण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो यहाँ पर हर चीज को एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो ओज गुण है ना, वो क्या होता है? ऐसे कवि रचना, ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त यानी कि मन में क्या हो जाता है? जोश पैदा हो जाता है। ऐसी कवि रचनाएं जिनको पढ़ने से मन में यानी कि चित्त में जो है जोश, वीरता, उल्लास का भाव उत्पन्न हो जाए, यानी कि जोश का, वीरता का, उल्लास का भाव अगर उत्पन्न हो जाए, तो वो होता है साथियों ओज गुण। यानी कि उस कविता को, उस काव्य को क्या माना जाता है? ओज गुण से युक्त माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये चार रसों की इसमें समानता होती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, ओज गुण में कौन कौन से रस सम्मिलित किए जाते हैं? वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, इन रसों को सम्मिलित किया जाता है। और ओज गुण से संबंधित जो कवि रचना है, उसको पढ़ने में जो है मन में जोश, वीरता और उल्लास का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी रचनाएं जो होती है, उनमें जो है ओज गुण युक्त रचनाएं वो मानी जाती है साथियों। चलिए, थर्ड नंबर का प्रश्न आता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तराखंड पीएससी के अंतर्गत लेक्चरार में ये क्वेश्चन आया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है साथियों? तो ये प्रश्न का आंसर आप लोगों के लिए होगा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन में यहां होगा मार्क्सवाद।
किसका है? मार्क्सवाद का ये सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद और दार्शनिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद किसमें लिया गया है? ये याद रखिएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद में लिया गया है, ये याद रखिएगा, मार्क्सवाद। ठीक है, हो जाएगा याद। अब मार्क्सवाद के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। मार्क्सवाद या साम्यवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के नाम है, जिस क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेलस नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, साथियों लिख लीजिएगा, और ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो संबंध है वह प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो संबंध है वह प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से संबंधित है। साथियों चलिए अगला प्रश्न है, आई ए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक कौन सा रहा है? आई ए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कौन सा रहा है? इयोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड, पूरा नाम क्या है? इयोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड के दो सिद्धांत विशेष रहे हैं। पहला है संप्रेषण सिद्धांत और दूसरा है मूल्य सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संप्रेषण सिद्धांत। तो आर्मस्ट्रांग यानी कि रिचर्ड्स, इयोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स के दो सिद्धांत हैं, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। तो विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्व्यक्तिवाद सिद्धांत। तो इसमें संप्रेषण सिद्धांत जो है रिचर्ड्स का रहा है। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो संप्रेषण सिद्धांत है उसको संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना है प्रेषणीयता है। किसी व्यक्ति की जो अनुभूति है उसका अनुभूत करना ही क्या है? प्रेषणीयता होती है। मूल्य सिद्धांत, अगला है मूल्य सिद्धांत। दो सिद्धांत इनके, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। तो मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगिता वाली सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रेडले के कला कला के लिए हैं सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। जो रिचर्ड्स थे उन्होंने ब्रेडले का सिद्धांत था कला कला के लिए है उसका खंडन किया, और इन्होंने कहा कि कला व नीति का परस्पर संबंध होता है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया था। साथियों तो साथियों ये जरूर से आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। और ये प्रश्न मतलब ये मान के चलिए कि देखिए उत्तराखंड लेक्चरार 2020 में आया, तो आप ये मान के चलिए कि कॉलेज लेक्चरार आरपीएससी के अंदर भी आ सकता है। और कहीं पर भी ये प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं पर भी लेक्चरार की परीक्षा होती है वहां पर इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत या सिद्धांतवाद उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। ये जरूर नोट कर लीजिए साथियों अपनी कॉपी के अंदर, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। प्रत्ययवाद अनुकरणवाद किसने दिया? प्लेटो ने। प्रत्ययवाद तो प्लेटो, प से प्लेटो। अनुकरणवाद भी प्लेटो ने ही दिया है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, ठीक है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिस, किसने दिया कल्पना सिद्धांत? क से कॉलरिस। विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद किसने कहा? जयाक देरिदा। विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद ये सिद्धांत किसने दिया? जयाक देरिदा। प्रतीकवाद जो है वाल्द लेयर, किसने दिया? वाल्द लेयर। प्रतीकवाद वाल्द लेयर। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया। निर्वैयक्तिक का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने दिया।
विरेचन, अनुकृति, त्रासदी। विरेचन, अनुकृति, त्रासदी किसने दिए? अरस्तु ने। तो साथियों ये प्रवर्तक हैं और ये सिद्धांत हैं, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। विरेचन, अनुकृति और त्रासदी जो सिद्धांत है वह अरस्तु के द्वारा दिए गए हैं। पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, इन प्रश्नों को याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। अब रिचर्ड्स ने कौन सी रचना इनमें से नहीं लिखी? तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिकल लिटरेरिया, कॉलरीज ऑन द इमेजिनेशन। तो बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया ये जो है रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं रिचर्ड्स की हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग और कॉलरिजन ऑन द इमेजिनेशन, ये रचनाएं जो है रिचर्ड्स के। साथियों आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो ये आपको थोड़े से उटपटांग लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप पढ़िए, इनको पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए। ठीक है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है, अपितु यह किसकी रचना है? कॉलरिज की रचना है। जो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये रिचर्ड्स की रचनाएं रही है। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया। कोलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक रहे हैं। इनकी रचनाएं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये इनकी रचनाएं रही हैं। साथियों अगला प्रश्न आता है 6 नंबर का प्रश्न, देखिएगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? समलक्ष्य क्रम व्यंग्य, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद माना जाता है? ध्वनि संप्रदाय, ध्वनिवाद। ठीक है, तो याद हो जाएगा। ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आप सबको पता है आनंदवर्धन रहे हैं। लेकिन समलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वह ध्वनि संप्रदाय का भेद है साथियों। तो समलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आप सबको पता है आनंदवर्धन है। ध्वनि के आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना करी थी साथियों, ये याद हो जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आता है 7 नंबर का, रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आचार्य भरत मुनि हैं। यानी कि जो रब, देखो र और इसका भ मिला लो तो रब। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आचार्य भरत मुनि रहे हैं। अब पढ़िए इसके बारे में डिटेल से, मजा आ जाएगा साथियों। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है साथियों। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है, ये याद रखिएगा। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रस का एक सूत्र दिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। ये किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि के द्वारा ही दिया गया था साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। जो आचार्य भरत मुनि रहे हैं उनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसमें आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों का ही उल्लेख किया था। तो आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया? 8 रसों का। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। आचार्य मम्मट ने क्या लिखा? काव्य प्रकाश। ठीक है, तो काम इस तरह से आप शॉर्ट वर्ड बना लीजिए। तो देखो रब, तो वो तो बन गया नाट्य शास्त्र और रस सिद्धांत। ठीक है, और काव्य प्रकाश जो है काम, यानी कि आचार्य मम्मट ने नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ
की रचना करी। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्तः स तैर्विभावाद्योः स्थायी भावो रस स्मृतः। तो आचार्य मम्मट ने ये कहा, व्यक्तः स तैर्विभावाद्यो स्थायी भावो रस स्मृतः। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी थी साथियों। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी थी? विश्वनाथ ने मान्यता दी थी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना करी। तो रस गंगाधर नामक जो प्रौढ़ ग्रंथ है उसकी रचना पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा की गई है साथियों। तो ये बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है, आप पढ़िएगा। रस गंगाधर नामक जो प्रौढ़ ग्रंथ है उसकी रचना किसने करी? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा की गई है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने माना? विश्वनाथ ने मान्यता दी है। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना करी है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना करी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने जो है रस की निष्पत्ति के बारे में बताया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये किसने कहा? आचार्य भरत मुनि ने ही कहा है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी जो है आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को ही माना जाता है। ये इस तरह से पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है साथियों। आगे है, अगला प्रश्न आता है, 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का, नहीं रसाद्रते कश्चित तदर्थ प्रवर्ते, किसका कथन है? नहीं रसाद्रते कश्चित अदर्थ प्रवर्ते, किसका कथन है साथियों? ये भरत मुनि का ही कथन है। नहीं रसाद्रिते कश्चित कश्चित अर्थ प्रवर्ते, ये आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। आचार्य भरत मुनि का इसमें यही बात कही गई है कि रस के बिना जो है नाट्य का कोई भी अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि के बारे में पहले भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो भरत मुनि को जो है संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र रही, जिसमें नाटक के सभी पक्षों पर विवेचना की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा। देखिए आप, और भी डिटेल आ गई। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा? पंचम वेद भी कहा है साथियों, तो ये भी नोट कर लीजिए। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार की है, व्यक्तः स तय तैर्विभा वाद्योः स्थायी भाव रस स्मृतः। ये आचार्य जो मम्मट थे उन्होंने ये बात कही रस के संबंध में। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, विभाव अनुभावे व्यक्तः समचारिणी तथा रसता में इति रत्यादि स्थायी भाव सचेत सामः। तो ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये परिभाषा दी गई रस की। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। जो माधुर्य गुण है वो रस का क्या है? पर्यायवाची है। आचार्य दंडी ने माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची माना है साथियों। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। दंडी ने कहा है कि सभी अलंकारों का जो ध्येय है वह काव्य को रसमय बनाना होता है। किसने कहा? आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। साथियों ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है, याद हो जाएगा साथियों। अब साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स की पुस्तक है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की, और सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय की पुस्तक है साथियों, ग्रंथ है। ठीक है, याद आप कर लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, बिल्कुल गलत है।
लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, बिल्कुल गलत है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, बिल्कुल गलत है। तो अब एक ही बचा, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है, ये सत्य कथन है। चलिए पढ़िए डिटेल एक्सप्लेनेशन। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधावृत्ति कहते हैं। शब्द तीन शक्तियां होती है, शब्द की तीन शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए कथित अर्थ का बोध होता है। साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, शब्द के मूल या प्रचित अर्थ या मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। साथियों तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। साथियों तो यहाँ पर हिंदी का काव्य शास्त्र हम लोगों ने शुरू किया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए। जीवन में आपके ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं चाहे 1% या 2% भागीदारी निभाएंगे, लेकिन जरूर निभाएंगे। साथियों मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए साथियों मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना साथियों। थैंक यू, नमस्कार।